तो जिस जांच समिति में चंपारण सत्याग्रह के किसानों के खिलाफ जो जांच समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि किसानों से अवैध कर वसूले गए हैं। रिपोर्ट में क्या बताया गया कि किसानों से जो है अवैध कर वसूला गया है, तो जैसे ही वसूला गया है उसका 25% कर तुरंत किसानों को वापस कर दिया जाए। ये रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट थी कि जो अवैध कर वसूला गया है उसका 25% कर किसानों को वापस कर दिया जाए। लिख लो बात। कितना कर गया था वसूला? अवैध कर जो वसूला गया था रिपोर्ट में पहला था, जो अवैध कर वसूला गया उसका 25% कर वापस दिया जाए। किसको दिया जाए? किसानों को। यानी जो अंग्रेजों ने अवैध कर वसूला था चंपारण में नील खेती के खिलाफ, उस कर का 25% वापस दिया जाए। दूसरा, जो तीन कठिया प्रणाली है, तीन कठिया प्रणाली है उसको खत्म किया जाए। तीन कठिया क्या था? 3 कट्ठे में मतलब 20 कट्ठे में 3 भाग, ठीक है, नील खेती करना अनिवार्य था। तो 3 कठिया, तो 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया जाए। तीसरा, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो क्या हुआ? सफल हुआ। महात्मा गांधी की पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जो क्या रहा? सफल रहा। यानी उस रिपोर्ट के जांच के हिसाब से 2 चीजें मेन आई कि जो कर थे अवैध कर उसको वापस कर दिया गया और त्रिकंठिया प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ महात्मा गांधी इस आंदोलन, इस सत्याग्रह में, जो उनका भारत में प्रथम सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह उन्होंने जीत लिया। यानी वो सत्याग्रह से अंग्रेज हार गए और वह सत्याग्रह महात्मा गांधी क्या रहा? सफल रहा। इसी सफलता को देखते हुए दादा रविंद्रनाथ टैगोर, कौन? लिखो, यहां पर एक क्वेश्चन बन गया है ये। इसी सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी, जो महात्मा गांधी थे, उनको महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, अब वो चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या कहलाने लगे? महात्मा गांधी। तो पूछा जाता है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किस सत्याग्रह में दिया था? यह भी पूछा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष? 1917। समझ में आ गया? किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उनकी सफलता, सत्याग्रह की सफलता पर देखते हुए उन्होंने कहा कि आप महात्मा हैं। तो उस समय से उनका नाम क्या पड़ गया? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी बिहार में ही थे तो उनके पास 2 पत्र आते हैं। उनके पास जैसे ही इनको सफलता हाथ लगी, तो अब किसान वर्ग के लोग और मजदूर वर्ग के लोग महात्मा गांधी को अपना एक अग्रदूत मानने लगे। और जैसे ही सफलता का प्रचार पूरे भारत में हुआ तो उनके पास 2 पत्र आए। और वो पत्र आए थे कहां से? लिख लो। जैसे ही बिहार में थे ना, तो उनके पास पत्र आए, और वो 2 पत्र थे, एक अहमदाबाद से हाँ, अहमदाबाद और खेड़ा।
तो खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह था ना, ये 2 सत्याग्रह के लिए उनके पास पत्र आए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी खुद चले गए वहां पे और आंदोलन को समझ के, नहीं। जब सत्याग्रह सफल हुआ, चंपारण सत्याग्रह, तो उनकी सफलता को देख किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, क्योंकि देखो जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस के समिति में, कमेटी में कौन थे? जो बड़े बड़े लोग थे, जो पैसे वाले थे, जो वकील थे, जो शिक्षक थे, जो अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन उसमें किसान वर्ग और मजदूर वर्ग नहीं है। एक बार क्वेश्चन भी आया इन चीजों का कि कांग्रेस में कौन से वर्ग शामिल नहीं थे? तो किसान और मजदूर वर्ग शामिल नहीं थे। किसान जो उसकी सभा बनी थी, बड़े बड़े लोग थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसान वर्ग को समझने के लिए महात्मा गांधी आगे आए, तो उनको लगा कि अब महात्मा गांधी ही है जो हमें आगे पहुंचा सकते हैं। समझ में आ गया? तो उन्होंने अहमदाबाद और पत्र, जो खेड़ा से पत्र आया, उस दोनों की बात करने के लिए वो अहमदाबाद पहुंचे। कहां पहुंचे? तो 1918 में लिखो, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो हमारा महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह शुरू होता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। हाँ, 17 में चंपारण में चल रहे थे, मार्च के करीब आए थे वो, मार्च अप्रैल में आए थे। तो क्योंकि 1916 में तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था खत्म, तो मार्च अप्रैल के करीब भारत में वो बिहार पहुंचे थे वो, और उसी समय की बात है। तो 1918 में अहमदाबाद वो पहुंचे, जो पत्र आया था उनके पास। समस्या क्या था? देखो मेन, देखो अब आंदोलन क्यों चलेगा? कहीं ना कहीं जैसे किसानों की समस्या क्या थी कि तिनकठिया प्रणाली जो थी, जबरन लिया जा रहा था। भाई पहले चलो सरकार पैसे दे रही थी, सरकार पैसे उपजाने के पैसे दे रही थी, उनसे कर भी लेती थी। लेकिन जब उसका मांग कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो क्या हो गया? कल कारखाने बंद हो जाएंगे। मांग कम हो गई तो किसानों उपजाते थे, उनका वो फायदा नहीं मिलता था उनको, जो चलता जा रहा था। तो ये समस्या किसानों के लिए समस्या था। तो ऐसे ही अहमदाबाद में क्या समस्या थी? तो अहमदाबाद में मजदूरों को प्लेग बोनस की समस्या थी। यानी प्लेग की उस समय बीमारी हुई थी, ठीक है, और प्लेग की बीमारी की वजह से अंग्रेज जो मिल मजदूर थे वो बोनस चाहते थे। क्या चाहते थे? बोनस चाहते थे कि हमें क्या मिले? बोनस मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, तो यहां पर लिख लो समस्या क्या थी। समस्या की बात कर लेते हैं। यहां पर जो समस्या थी मेन, वो था मजदूरों का प्लेग बोनस बंद करने का फैसला था। मजदूरों का प्लेग बोनस बंद करने का फैसला। यानी कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने कह दिया था कि हम जो प्लेग बोनस है वो क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अहमदाबाद जब आए थे तो उनको पत्र किसने लिखा होगा? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अनसुईया बेन लिख लो, अनसुईया बेन थी, उन्होंने उनको पत्र लिखा था। अनसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखा था। और अनसुईया बेन कौन थी? देखो ये सब संबंधित है एक दूसरे से। तो अनसुईया बेन अंबालाल साराभाई कौन थे? हाँ, जिन्होंने पैसे आर्थिक सहयोग किया था, अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल
साराभाई की बहन थी ये। इन्होंने इसको पत्र लिखा। अब देखो ये भाई क्या है, मिल मालिक है। ये अंबालाल सारी कौन थे, मिल मालिक थे। अब बताओ एक मिल मालिक की बहन मजदूरों का साथ दे रही है, यानी बगावत कर रही थी। तो उधर से जब महात्मा गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी को लगता है कि अंबालाल साराभाई उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी बात मान लेंगे और जो बोनस है उनको दिवा देंगे। उधर से अंबालाल सोच रहे थे कि महात्मा गांधी को मैंने आर्थिक सहयोग किया है, वो मेरी बात मान लेंगे। यानी देखो अहमदाबाद मिल मजदूर, अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर की, तो अहमदाबाद मिल मजदूर में दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि अनुसुईया बेन ने पत्र लिखा, जो उनके भाई थे मिल मालिक। ये देखो ये एक मिल की बात नहीं थी कि एक कोई मिल का मालिक है उसने बंद कर दिया, नहीं, जितने भी मिल थे अहमदाबाद के अंदर उन सभी मिल मालिकों का एक निर्णय हुआ था कि हम प्लेग बोनस क्या करेंगे, अब बंद कर देंगे। और 1918 का ही समय है जब महंगाई क्या थी, चरम सीमा पर थी, क्योंकि क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। देखो चीज़ों को अच्छे समझने के लिए केवल वहीं तक सीमित मत रहो, आप उसके चीज़ों को आगे भी बढ़ाओ, उसके समकालीन क्या, मैं बार बार कहता हूँ, तभी आप एग्जाम के टाइम पे भी ना सवाल हल कर सकते हो। नहीं तो फिर वही है कि आप पढ़ के गए, याद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दोगे। तो कम से कम अगर आप उस समय की बात करोगे, भाई मिल मजदूरों का प्लेग बंद होगा, प्लेग बोनस बंद कर दिया जाए, तो अब बताओ अगर बीमारी आएगी, क्योंकि वहां पर हर साल कहीं ना कोई बीमारी है, जैसे हैजा है, प्लेग है, ऐसे बीमारी हमेशा पनपती रहती थी। तो अब मजदूर को अगर पूरे गांव में फैला, हैजा फैल गया, प्लेग फैल गया, तो कोई तो है नहीं वहां पे, तो कहाँ से खाएंगे वो। तो जो प्लेग बोनस मिलता था, जैसे आजकल मजदूरों को दिवाली बोनस मिलता है कि दिवाली पर घर जाइए, तो ऐसे उनको प्लेग बोनस मिलता था। तो सारे मिल मजदूरों ने उस प्लेग बोनस को क्या करने का फैसला लिया था, बंद करने का फैसला लिया था। जो अनुसुईया बेन थी उन्होंने ही पत्र लिखा था उनको। और अनुसुईया बेन कौन थी, अंबालाल साराभाई की बहन, और वो मिल मालिक थे जिन्होंने साबरमती आश्रम के सहयोग में आर्थिक सहयोग किया था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी जैसे ही पत्र पढ़े तो उनको लगा कि अंबालाल साराभाई मिल मालिक है, वो उनकी बात मान लेंगे। उधर से अंबालाल साराभाई को लग रहा था कि महात्मा गांधी हमारी बात मान लेंगे, क्योंकि हमने उनको क्या किया है, आर्थिक सहयोग किया है। तो यहां तक समझ में आ गई चीजें। तो अहमदाबाद में खेरा में पत्र किसने लिखा, अनुसुईया बेन ने। ठीक है, चलो अब महात्मा गांधी आ गए अहमदाबाद और वहां पर समझौता करने की बात करी। तो यहां मिल मालिक कौन थे, अंबालाल साराभाई। अब महात्मा गांधी क्या है, आए, महात्मा गांधी ने मिल मालिक से समझौता करने का फैसला लिया। गांधी जी मिल मालिक से समझौता करने का फैसला लिया कि भाई हम तो अब मिल मालिक से क्या करेंगे। ठीक है, उस समय अंबालाल साराभाई को लग रहा था कि महात्मा गांधी हमारी बातों को मान लेंगे जब फैसला होगा तो। ठीक है, तो यहां पर समझौता क्या फैसला था, अब ध्यान दो। अब मजदूर वर्ग चाहते थे, या गांधी जी चाहते थे, लिख लो ऐसे, गांधी जी चाहते थे या मजदूर वर्ग चाहते थे कि उनको 35% बोनस मिलेगा। भाई समझौता हुआ था तो कितना परसेंट बोनस मिले, लेकिन जो मिल मालिक थे वो 20% बोनस पर बात मान चुके थे कि भाई हम 20% बोनस दे देंगे। लेकिन मजदूर कितना चाह रहे थे, या गांधी जी कितना चाह रहे थे, 35% बोनस चाह रहे थे। तो मजदूरों से गांधी जी ने कहा कि आप हड़ताल करो। मजदूरों से गांधी ने क्या कहा, हड़ताल करो, हड़ताल करो। और महात्मा गांधी ने उस समय एक बात कही थी कि वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो उन्होंने कह दिया कि जिसको भी इस आंदोलन में आना हो वही आए, क्योंकि यह आंदोलन लंबा भी चल सकता है। अब बताओ, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो हो सकता है मुझे उसी का ज्ञान हो पहले से। तो महात्मा गांधी ने ऐसे सत्याग्रह, छोटे छोटे सत्याग्रह अफ्रीका में बहुत सारे किए थे। तो उनको ये पता है कि कौन सा सत्याग्रह कितना दिन चल सकता है, कौन सा ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा मजदूरों से कि ये सत्याग्रह लंबे समय तक चल सकता है।
तो जो मजदूर यहाँ रहना चाहे वही रहेंगे, ठीक है। अगर जिसको नहीं रहना वो अपने काम पर जा सकते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा दूसरा, वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो कोई भीख मांगकर नहीं खाएगा, यानी कोई भिक्षा मांगकर नहीं खाएगा। महात्मा गांधी ने भी कहा मजदूरों से अन्य काम कर कर आप घर चलाने का प्रयास करें, मतलब कि भिक्षा नहीं मांगे कोई काम, हाँ हड़ताल करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे सारे मजदूर, लेकिन भिक्षा मांगकर कोई नहीं खाएगा, कोई और काम कर कर हम अपना पेट पालेंगे या पेट पालने का प्रयास करेंगे। ये दो तीन बातें महात्मा गांधी ने उस हड़ताल के समय कही। हड़ताल जो था वो 21 दिनों चला। हड़ताल, अब ये जो है मनाही हो गई भाई, 20% मालिक मान रहे थे और मजदूर कितना मांग रहे थे, 35%। तो ये आंदोलन, ये सत्याग्रह 21 दिनों चला। ये सत्याग्रह कितने दिनों तक चला, 21 दिनों तक चला, जिससे लोगों का क्या है, मनोबल टूटने लगा। जो कमजोर कर्मचारी थे, लोग थे, उनका मनोबल क्या होगा, टूटने लगा। और जैसे ही मनोबल टूटा, महात्मा गांधी ने एक उस पर एक काम और कर दिया। जैसे ही मनोबल टूटने लगा, महात्मा गांधी को लगा कि अब मजदूर लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे, बिना पैसा कुछ तो होगा नहीं। तो जैसे ही मनोबल टूटने लगा, उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी कि अब हम क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ठीक है। यानी अनशन पर बैठ जाएंगे। कौन, किस पर बैठ जाएंगे, अनशन पर। और पूछा जाता है एग्जाम में, पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल यानी अनशन पर, भूख हड़ताल अनशन कब किया था, तो अहमदाबाद मिल में। पहला सत्याग्रह पे सफल कब हुए थे, चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने कोई भूख हड़ताल नहीं किया था, कोई अनशन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन अहमदाबाद में क्या किया उन्होंने, भूख हड़ताल और अनशन किया था। बात समझ आ गया। क्यों अनशन किया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो आंदोलन है वो लंबा चल सकता है, तो जब लंबा चलेगा तो हो सकता है आपको पैसे ना मिले। तो 21 दिनों तक ये आंदोलन जब सत्याग्रह चल रहा था, तो 21 दिनों के बाद लोगों का मनोबल क्या होगा, टूटने लगा। जब टूटने लगा तो महात्मा गांधी ने टूटते हुए मनोबल को देखते हुए उन्होंने तुरंत घोषणा कर दिया कि हम अब क्या करेंगे, भूख हड़ताल यानी अनशन पर बैठेंगे। और पहला भूख हड़ताल था ये, किसी भी आंदोलन में पहली भूख हड़ताल, ठीक है, लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। और जब भूख हड़ताल पे बना, तो भूख हड़ताल जैसे शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि महात्मा गांधी अगर मर गए तो बहुत दिक्कत, क्योंकि मिल मजदूर डर था ना कि महात्मा गांधी लोग उनके पीछे हैं, अगर कुछ हो जाता है महात्मा गांधी को, मजदूरों की फिक्र नहीं थी, महात्मा गांधी की फिक्र थी, क्योंकि महात्मा गांधी अगर भूख हड़ताल से मर जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा। इसलिए समझौता हुआ और एक पंच बने। भूख हड़ताल जब हुआ तो क्या हुआ, एक पंच बने। पंच कौन थे, आनंद शंकर ध्रुव। पंच कौन बने, आनंद शंकर ध्रुव। और 35% बोनस का फैसला हुआ। हाँ, और उस समय पंच कौन बने, आनंद शंकर ध्रुव वहां पर पंच बने और 35% बोनस का फैसला हो गया। और 35% बोनस का क्या हुआ, फैसला हो गया। जब 35% बोनस का फैसला हुआ तो ये उसी सफलता के साथ, मतलब उसी बोनस के फैसला के साथ यह जो सत्याग्रह है या आंदोलन, ये क्या हो गया, सफल हुआ। और महात्मा गांधी की लगातार दूसरी सफलता रही, महात्मा गांधी की दूसरी सफलता रही। और इस उनके साथ एक और नाम जोड़ दीजिए उसमें, अनसुईयाबेन। भाई पहले तो राजेंद्र प्रसाद लोग, जो ब्रज किशोर, जो भी लोग वहां थे वो तो लोग साथ में थे ही, उसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, कौन, अनसुईयाबेन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो तीन नाम जोड़ लो। चलो सहयोगी भी लिख लो, कौन कौन सहयोगी थे। जो पहले से सहयोगी थे वो तो थे ही थे,
सहयोगी में दो तीन नाम लिख लो, कभी वो पूछ लेता है। तो एक तो नाम लिख लो अनसुईया बेन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तीसरा लिख लो शंकर लाल बैंकर। ये दो तीन नाम याद रखना है, शंकर लाल बैंकर। तो इस तरीके से अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन सफल हुआ कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जैसे ही किया शुरू, अंग्रेजों को डर लगा और साथ ही साथ मिल मालिकों को भी डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं अगर गांधी जी कुछ हो जाता है तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ का जवाब देना भारी पड़ सकता है। इसलिए समझौता हुआ और आनंद शंकर वहाँ के पंच बने, और पंच बनते ही उन्होंने यानी मिल मालिकों ने फैसला लिया कि हाँ हम 35% बोनस देंगे, और ये आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। जैसे ही सफल हुआ उसी समय एक और आंदोलन के 2 पत्र आए थे महात्मा गांधी के पास। तो अगला पत्र उसी साल में 1918 में ही खेड़ा आंदोलन, जो खेड़ा कहाँ है, गुजरात, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में ही है। यानी दोनों जगह पर पहले उन्होंने मिल मजदूरों का बोनस का वो करवाया, और उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाता है क्वेश्चन में। सुनो ध्यान से, ये जितने भी हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, होम रूल लीग आंदोलन या कुछ भी चीज़ें, तो पूछा जा सकता है होम रूल लीग, या इनको क्रम से लगाइए, होम रूल लीग दे देगा, खेड़ा दे देगा, स्वदेशी आंदोलन दे देगा। अब बताओ तीनों का ऑर्डर बताओ। तो स्वदेशी पहले, होम रूल लीग के बाद, और फिर खेड़ा आया। तो ये ऑर्डर याद रखना है, इस ऑर्डर से भी कुछ सवाल आपके बन सकते हैं। तो अगला हेडिंग लो, खेड़ा सत्याग्रह 1918। यहां की समस्या भी देखेंगे पहले। खेड़ा सत्याग्रह 1918। हाँ, दोनों शाम है, दोनों साथ हुए थे। जैसे अहमदाबाद में सफलता प्राप्त हुई उसी समय की बात है, खेड़ा में भी पहुंच गए। अब पहले कहानी समझ लो, फिर हम इसको लिख लेंगे। जो खेड़ा सत्याग्रह है वो किसानों संबंधित है। तो ये सवाल बनता है कि अहमदाबाद जो संबंधित था वो क्या किसानों से था, मिल मजदूर से था। चंपारण सत्याग्रह तो किसकी खेती कारण, नील खेती। और खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों संबंधित है, लेकिन वो नील खेती नहीं है। 1918 में क्या हुआ कि एक अकाल पड़ा, में अकाल संहिता थी एक अंग्रेजों की, ठीक है। तो अगर एक यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें किसानों संबंधित थी, किससे संबंधित थी, किसानों से संबंधित सत्याग्रह है। और किसानों संबंधित सत्याग्रह है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कर से संबंधित होगा, क्योंकि अंग्रेज हमेशा किसानों से क्या लेते थे, कर लेते थे। तो यहाँ पे भी कर की ही बात है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं था कि इतना कुछ उपजाना है, ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं था जिस तरीके से चंपारण में था। यहाँ पर क्या था कि अंग्रेजों ने ये कह रखा था कि अगर 1/4 भाग से कम उपज पर कर माफ। ये अंग्रेजों की तरफ से फरमान था कि अगर किसी भी अंग्रेज 1/4 भाग से कम उपजाऊ अगर खेत, जैसे मान लो किसी के पास 1 कट्ठा है, अगर 1 कट्ठे का 1/4 भाग उसका उपज नहीं हुआ तो वो कर माफ हो जाएगा, ठीक है। ये एक अंग्रेजों की तरफ से बात थी। और इससे ऊपर जब होगा तो क्या होगा, कर देना पड़ेगा। लेकिन इस समय की बात है कि अगर फसल बर्बाद हो गया, अगर फसल बर्बाद हो गया तब क्या कर होगा, ठीक है। अगर फसल बर्बाद हुआ तो क्या होगा,
या फसल नहीं हो तो क्या होगा, तो कर लेना पड़ेगा, या कर देंगे कोई, नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज कर फिर भी वसूल थे। तो यहाँ की समस्या क्या था, ये ध्यान देना, यही समस्या किसानों की थी कि 1/4 भाग से कम उपज पर क्या था, अंग्रेजों ने कर माफ करने का फैसला ले रखा था। ये एक अकाल संहिता थी, अंग्रेजों ने बनाया था अकाल संहिता। उस अकाल संहिता में ये बात लिखी गई थी कि 1/4 भाग से अगर उपज कम होती है तो क्या होगा, कर माफ हो जाएगा। लेकिन 1918 में अकाल आया था, भारत में अकाल पड़ा था। उस अकाल की वजह से गुजरात के अंदर, उस अकाल की वजह से फसल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो थे वो मजदूर से क्या वसूल रहे थे, कर वसूल रहे थे। ठीक है, तो जब ये कर वसूल रहे थे कौन, अंग्रेज, तो ये समस्या गांधी जी को बताया गया। ठीक है, तो यहां हो सकता है कि गांधी जी को पत्र किसने लिखा, जिस तरीके से अहमदाबाद में पत्र किसने लिखा था, अनुसुईयाबेन ने, तो हो सकता है यहां भी जो पत्र लिखा कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो वो 2 व्यक्ति से नाम लिख लो। तो जब ये समस्या पता चला गांधी जी को, तो गांधी जी, जैसे देखो गांधी जी अपने हर सत्याग्रह में सफल हो रहे थे, तो अंग्रेज किसानों को लग रहा था, जो किसान वर्ग थे उनको लग रहा था कि हमारे लिए गांधी जी क्या है, वरदान है। तो उनको 2 लोगों ने पत्र लिखा, कौन कौन से, मोहनलाल और शंकरलाल। तो पत्र किसने लिखा, हाँ, मोहनलाल प्लस शंकरलाल ने पत्र लिखा, किसको लिखा, गांधी जी को। और ये सारी समस्या का बताया कि अकाल संहिता में ये लिखा हुआ है 1/4 से कम होने पर लगान यानी कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कर वसूल रहे हैं। ये पत्र, ये बात, ही सारी समस्या अंग्रेजों को, गांधी जी को बताया। ठीक है, और उन्होंने कुछ फैसला लिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जैसे महात्मा गांधी मिल गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, विठल भाई पटेल है ना, ये सब मिल गए और एक उन्होंने कमेटी बनाई। उन कमेटी से एक जांच समिति बनाई कमेटी में कि क्या ऐसा हर किसी के साथ हुआ है। जैसे मान लो भाई अकाल पड़ा तो हर किसी के लिए तो नहीं था, यानी अंग्रेज कर मांग रहे हैं तो सबका माफ तो नहीं होना चाहिए, यानी जो देने लायक है वो दे सकते हैं। भाई देखो, मान लो कहीं पर फाइन लगता है किसी भी कमज़ोर वर्ग पे, ठीक है, तो जो देने लायक हो तो फाइन दे देगा, जो देने लायक नहीं वो कहाँ से देगा। तो उन्होंने एक जांच समिति बनाई। उस जांच समिति में ये कहा गया कि जो सरकार को लगान देने लायक योग्य है वो सरकार को अपना कर दे सकते हैं। उन्होंने मना नहीं किया किसी के लिए कि भाई आप मत दो, आप हर कोई मत दो। भाई जिसका उपज हुआ है वो दे सकता है, अगर योग्य है तो दे दे, जिसका उपज नहीं हुआ है तो जांच समिति इसलिए बनाई गई थी। तो उन्होंने जांच समिति बनाई और उन्होंने कहा कि जो देने योग्य है सरकार को कर वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने ये किसको कहा था, लोगों से आग्रह किया था, वहां के किसानों से आग्रह किया था। और जब लोग कर नहीं दे रहे थे तो सरकार क्या आई, गांधी जी ने ये कहा दिया था, लेकिन सरकार फिर भी दबाव में आई। क्यों दबाव में आई, क्योंकि ये कर जो अकाल संहिता था, भाई अगर उपजाऊ फसल बर्बाद होगा तो कर नहीं देना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी अंग्रेज मनमाने कर वसूल रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो सरकार को देने लायक अगर कर देने योग्य है वो कर दे सकता है, लेकिन कोई देगा थोड़ी। तो अंग्रेजों, गांधी जी ने कह दे तो या, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन फिर भी लोग क्या रहे, कर देना बंद कर दिया। तो सरकार किस में आई, दबाव में आ गई। और सरकार के दबाव में आते ही ये आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा, यानी उनका कर क्या हो गया, माफ हो गया। समझ में आ गया। तो कर माफ हो गया, लेकिन उसमें एक बात लिखा गया है कि जो देने योग्य था वो दिया, उसने दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, उसने कर दिया जो दोनों योग्य था। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बात समझौता हुआ होगा। ये समझौता जब हुआ तो इस समझौते में ये बात फैसला लिया गया कि जो फसल बर्बाद हुआ है जिनका पूरी तरीके से, उसका तो कर माफ है, लेकिन जिसका जो कर देने योग्य है, जिनका फसल हुआ है वो कर देने योग्य है तो वो कर दे। और सरकार इस चीज़ से फैसले में
सरकार जो है वो फैसला लेती है कि हाँ भाई ये आपका कर माफ है अगर फसल बर्बाद हुआ है किसी का तो। और ये आंदोलन भी क्या रहा महात्मा गांधी का, सफल रहा। लगातार 3 आंदोलन सफल होने पर महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। और उसी के बाद फिर रॉलेट एक्ट की घटना होती है, आपको पता है 1919 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कुछ बातें, लिखो। उन्होंने गांधी जी को क्या लिखा, पत्र लिखा। और पत्र लिखा और सारी समस्या को बताया उन्होंने। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने एक जांच समिति बनाई। जांच समिति बनाई। उस जांच समिति के आधार पर उन्होंने कहा कि जो किसान कर देने योग्य है वह सरकार को दे सकते हैं। इन्होंने एक आधार पे कहा था। और जब लोग कर नहीं दे रहे थे तो सरकार भी दबाव में आ गई थी। और गांधी जी इतने फेमस हो चुके थे उस समय कि गांधी जी सत्याग्रह पे बैठ जाते तो सरकार को भी लगा कि अब सत्याग्रह अगर गांधी जी बैठते हैं आंदोलन पे बैठने या कोई आंदोलन करते हैं तो हमें नुकसान होगा। और अगर ये नुकसान होगा तो ऊपर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि देखो ब्रिटेन की जो रूल थे वो इनको मानना होता था, लेकिन यहाँ पर लोग अपने रूल चलाते थे। तो अगर कुछ होगा तो उसका भरपाई कौन करना होगा, सरकार को, यानी ऊपर जवाब देना होगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें दिक्कत हो सकता है, इसलिए उन्होंने बात में मान ली। और ये आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा। तो ये जो सफलता रही वो सफल हुई। ये सत्याग्रह क्या हुआ, सफल हुआ। और सफल होते ही महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। वे 3 लगातार आंदोलन, अब हर एक चीज़ में महात्मा गांधी को सहयोग में लेने लगा। यानी हर एक जो काम होता था या हर एक आंदोलन होते थे उसमें महात्मा गांधी की राय, विचार विमर्श लिया जाता था। ये सारी बातें महात्मा गांधी के बात में थी। तो यहाँ से हमने देखा कि जब सफलता हुआ तो यहाँ पे सफल के उनके सहयोगी कौन कौन रहे। तो सहयोगी कौन कौन रहे होंगे, जिन्होंने पत्र लिखा, मोहनलाल और महादेव देसाई, अनुसुईया बेन, ये सारे लोग उनके साथ क्या थे, वल्लभ भाई पटेल साथ थे। तो तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता हाथ लगी। और इस सफलता के साथ अगली बार आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब समझेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, किसने काला कानून कहा, ठीक है। ये सारी बातों को हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। धन्यवाद।